राजस्थान वीडियो की क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान में सूखा एवं अकाल। और सूखा एवं अकाल में हमने पार्ट फर्स्ट जो है क्लियर कर लिया था, जो पार्ट प्रथम हमने पढ़ लिया था और उसमें लगभग 80% जो चैप्टर है हमने क्लियर कर लिया था। लगभग आधे घंटे का वीडियो था, आधे घंटे का वीडियो। दोस्तों जो आधे घंटे का वीडियो है ना, ये मैं आपको नोट्सों से करवा रहा हूँ, ये समझ लीजिए आधे घंटे का वीडियो नहीं है, लगभग आपके पास 3 पीरियड का वीडियो है, मतलब 3 वीडियो समझ लीजिए आप। यदि कोई टीचर आपके सामने बोर्ड पे आके समझाएगा तो 3 वीडियोज बना देगा। आधे घंटे का वीडियो सिर्फ आपके लिए नोट्सों के लिए है। यदि आप जितने नोट्स आधे घंटे में मैं आपके लिए करवाता हूँ, वही कोई टीचर है वो है आधे घंटे का जो मैटर है ना 3 वीडियो में जाके करवाएगा। इसलिए आपको जो है समस्या का जो टाइम का जो अभाव है, उस टाइम को देखते हुए आप फटाफट नोट्स तैयार कर लीजिए। और कौन कौन से नोट्स आपको करने किस हिसाब से करने वो मैं आपके लिए बता ही रहा हूँ। तो पार्ट फर्स्ट में लगभग मैंने आपको 80% करवा दिया था। जो 20% जो हमारा बकाया टॉपिक रह गया है वो आज हम इसमें करवा देंगे। और उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, जो विद्यार्थी इसमें नए आकर इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो आप पार्ट प्रथम को जाकर देखिए, उसके बाद सेकंड को देखिए। इस तरह से आप क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको समझना है तो आप पार्ट सेकंड को भी समझ लीजिए, उसके बाद आप पार्ट प्रथम में जाकर उसको समझ लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात पार्ट प्रथम की, तो पार्ट जो प्रथम है उसका जो है लिंक मैं आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके जो है बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसको पार्ट प्रथम का जो वीडियो उसको देख लेना, ठीक है ना। इसकी आप टेंशन मत लेना। जो पार्ट सेकंड है उसकी तो आप बिल्कुल टेंशन लीजिए मत, क्योंकि पार्ट सेकंड तो मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। जो 20% बकाया है वो आपको अच्छी तरह से करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए 1 भी परसेंट। और सारा का सारा कुछ जो नोट्सों में से आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। 1 भी परसेंट जो है नोट्स से आउट नहीं जाएगा। इतना भी नहीं कह सकता कि एक आध 2 क्वेश्चन चले भी जाएंगे, लेकिन इतना मेरे का भरोसा है कि इन नोट्सों में से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इन नोट्सों के बेस पर कर दोगे, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ की आवाज़ आधा में आएगा, या फिर 3 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जो आपको नोट्सों में मिल गए, लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसा आता है जो नोट्सों में नहीं, तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इस तरह से आप कर दोगे। और रही बात जो आंकड़े जो इससे संबंधित जो आंकड़े लगते थे दोस्तों, जो विद्यार्थी नए देख रहे हैं, तो इससे संबंधित जो आंकड़े थे वो पार्ट प्रथम में मैंने सूखा और अकाल से संबंधित आंकड़े, ग्रसित जिले, सब कुछ ग्रसित जो जिले थे वो सारा कुछ मैंने पार्ट प्रथम में करा दिया है। आप पार्ट प्रथम को जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। सूखा एवं अकाल की समस्या हेतु निवारण व सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। देखिए सूखा एवं अकाल की समस्या हेतु सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए थे और इसके लिए क्या क्या निवारण किए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक आपदा सहायता कोष, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, इस सहायता कोष की स्थापना 1990 और 1991 में की गई थी। समझिए इस सहायता कोष की स्थापना कब की गई थी, 1990 और 1991 में की गई थी। इस कोष में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 93 करोड़ रुपए का तथा राज्य सरकार के द्वारा 31 करोड़ रुपए का जो है बजट दिया गया था। समझिए जो ये प्राकृतिक आपदा सहायता कोष में क्या हुआ था, लगभग 93 करोड़ रुपए का तो बजट दिया था किसने, केंद्र सरकार ने। ये आंकड़े आते हैं दोस्तों, ये वीडियो है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसको क्रैक करने के लिए आंकड़े पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। तो 93 करोड़ रुपए का किसने दिया था, केंद्र सरकार ने दिया था भाई साहब। और लगभग जो 31 करोड़ रुपए का जो बजट आया था वो आपको राज्य सरकार ने दिया था। इस कोष को जब ये कोष का गठन किया गया था तब की बात है ये, ठीक है ना, ताकि हम जो है प्राकृतिक आपदा से निपट सकें। और दूसरा कौन सा है, दूसरा समझिए, दूसरा है मरु विकास कार्यक्रम, यानी कि डीडीपी। डीडी से हम समझ सकते हैं, डी से हो जाएगा डिजर्ट, फिर डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, पी से हो जाएगा प्रोग्राम, यानी कि डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1977 और 1978 ईसा सन में किया गया था। इस कार्यक्रम का जो बजट था वो 75:25 में था। राज्य के 16 जिलों में यह कार्यक्रम कार्यरत है। वर्तमान में राज्य के कितने जिलों में, 16 जिलों में जो है कार्यक्रम जो है कार्यरत है। समझिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें जो बजट था, यानी कि डीडीपी का जो बजट था, उस बजट में कितना अनुपात जो है राज्य सरकार का रहा था, कितना अनुपात राज्य सरकार का रहा था। तो आप क्या लिखोगे, 75:25 था, यानी कि 25 अनुपात तो आपका राज्य सरकार ने इसमें भाग लिया था, यानी कि 25% जो बजट है राज्य सरकार के द्वारा दिया गया, और जो 75% बजट है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। अब इसमें आपको समझना क्या है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, कितने जिले शामिल थे, 16 जिले शामिल थे भाई साहब। और 16 जिले कौन कौन से वो आप समझ लीजिएगा, कौन कौन से 16 जिले हैं इनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो का क्लास है भाई साहब, सॉरी ये वीडियो का एग्जाम है। वीडियो के एग्जाम में आपके पास जिले ही पूछ सकते हैं कि डीडीपी में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से 16 में से 3 दे देगा और एक आपको ऐसा दे देगा जो सम्मिलित नहीं। तो 16 जिले कौन कौन से समझिए, अजमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर, उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर। ये सारे के सारे कितने जिले हैं, ये भाई साहब 16 जिले हैं। कितने जिले हैं, 16 जिले हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, आप इनको भी याद कर लेना, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप उसका सॉल्यूशन कर पाओ। अगला जो है कार्यक्रम वो था वो सूखा संभावित कार्यक्रम। तीसरा कौन सा है, सूखा संभावित कार्यक्रम। सूखा संभावित कार्यक्रम समझिए, इस कार्यक्रम की
जो शुरुआत थी 1974-75 में हुई थी, इसका जो बजट था वो 75:25 में था। लेकिन समझिए इसकी जो शुरुआत थी ना वो 1975-75 में थी। शुरुआत में इसका बजट था 50:50। इस चीज़ को समझिए, 50:50 था, मतलब केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार है 50% बजट देगी और राज्य सरकार भी 50% बजट देगी। लेकिन इतना जो हमारी जो राज्य सरकार उठा नहीं पा रही थी, इसलिए इसका जो बजट कर दिया गया था 75:25, यानी कि 75% तो देगी आपकी सेंटर, ठीक है ना, और लगभग जो 25% का जो बजट है वो आपको देगा कौन? राज्य सरकार। कौन देगी? राज्य सरकार देगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो बजट है, अब क्वेश्चन बन सकता है किस तरह से कि जो सूखा संभावित कार्यक्रम था उसका 75:25 जो बजट था कौन से साल में हुआ था? 1999 में, ठीक है ना। उसके बाद शुरुआत में इसका जो बजट था वो कितना था? शुरुआत में इसका बजट था भाई साहब 50:50, यानी कि केंद्र का 50 और राज्य का भी 50। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चौथा आता है भाई साहब आपके सामने केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसको पढ़िएगा। इसकी स्थापना 1952 में मरु वृक्षारोपण केंद्र के रूप में जोधपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में की गई थी। लेकिन इसे पूर्ण संस्थान का जो दर्जा है 1959 में मिला था। इसको काजरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काजरी भी कहते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जैसे सेंट्रल ये जोन एरिया जो है इंस्टीट्यूट, इस तरह से इसका जो फुल फॉर्म है, इसलिए इसको काजरी कहा जाता है। समझ लेना, काजरी से भ्रमित मत होना। अब समझिएगा जैसे सिस्टम इसमें था क्या। देखिए 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1952 में इसकी हुई स्थापना, और 1959 में इसकी पूर्ण स्थापना हुई थी। इसकी क्या होती है? पूर्ण स्थापना। पूर्ण स्थापना का मतलब है 1952 में इसको बना तो दिया गया, लेकिन इसको दर्जा कब मिला था? 1959 में मिला था। मतलब इसको एक संस्थान के रूप में दर्जा कब मिला था? 1959 में इसको दर्जा मिला था, ठीक है ना। तो ये हमारा चौथा था, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, इसको हम आफरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आफरी कहते हैं। मतलब इस तरह से इसकी फुल फॉर्म है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसको हम आफरी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें समझिए इसकी स्थापना 1985 में जोधपुर में हुई थी। बस इतना ही कर लेना कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, यानी कि काजरी की और आफरी की स्थापना पढ़ लेना। और इसमें मैटर क्या क्या इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इसका वही है, यानी कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, यानी कि इसमें जो शुष्क क्षेत्र है उन पर वन लगाए जाना, इस तरह से इसकी कुछ नीतियाँ थी, वही है। ये आप नाम से भी समझ सकते हो, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र का मतलब होता है शुष्क क्षेत्रों में वन वृक्षारोपण करना, ठीक है ना। इस तरह से शुष्क वन अनुसंधान केंद्र का ये काम है। अगला हम पढ़ेंगे फूड स्टैंप योजना। समझिए फूड स्टैंप योजना क्या होती है। इस योजना का प्रारंभ 2004 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भूख से होने वाली मृत्युओं को रोकना, यानी कि इसका उद्देश्य था जो मृत्युएं भूख के कारण हो रही हैं उनको मतलब है उन पर रोक लगाना, मतलब जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनको भूख से बचाना और उनके आवास स्थान तक क्या है भोजन की व्यवस्था करना, ये इस योजना का जो है था उद्देश्य था, ठीक है ना। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना, बस इसको याद रख लेना। अगला जो पॉइंट है वो है विशिष्ट योजना संगठन, मतलब इस संगठन की स्थापना 1970 में हुई थी। बस इतना ही याद कर लेना, इसमें स्थापना दिवस याद कर लेना, क्या क्या सिस्टम है इसको जोड़िए। विशिष्ट योजना संगठन का मतलब समझ लीजिए, इसमें आपको बता देता हूँ मोटा सा। इसका मतलब है जो भी मरुस्थलीकरण नहीं, जो भी जो अकाल एवं सूखा से संबंधित जो योजना बनाई जाएंगी, जो सारी की सारी योजनाएं इस विशिष्ट योजना संगठन के द्वारा बनाई जाएंगी, अलग अलग प्रकार की योजना, इसका मतलब ये होता है। अगला समझिए, देखिए 2020 में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था। भाई साहब किसका आक्रमण हुआ था? टिड्डियों का आक्रमण हुआ था 2020 में, ठीक है ना। टिड्डी आक्रमण क्या होता है समझिए। टिड्डी आक्रमण जब हुआ था तो राज्य सरकार पर बहुत इसका इफेक्ट पड़ा था। समझिए क्या इफेक्ट पड़ा था। राजस्थान सरकार ने मार्च 2020 में अधिसूचना जारी करके बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली, सिरोही और जालौर, मतलब पाली, सिरोही और जिले, इनमें कुल मिलाकर के 908 गांव थे, वो सभी इससे क्या हो गए थे? अभावग्रस्त हो गए थे। उनको इस तरह से उन्होंने अभावग्रस्त क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। किससे? टिड्डियों की हमला की वजह से। इस चीज़ को वैसे तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, समझ में आ गया होगा, समझ लीजिए और दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये आपका है क्या है? राजस्थान। इसके जो ये वाले जिले हैं ना, गंगानगर से लेकर के यहाँ तक पाली तक, यानी कि जो है गंगानगर, इसके बाद आपका जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, ये वाले जो स्थान है, इस वाले स्थान यानी पश्चिमी राजस्थान का जो स्थान है, इसको जो है अभावग्रस्त किसने घोषित कर दिया था? राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित कर दिया था। अभाव कैसे आ गया था? क्योंकि टिड्डियों का हमला हो गया था और इतनी तो पश्चिमी राजस्थान में जो है खेती होती है और उस खेती को किसने नष्ट कर दिया था? टिड्डियों ने नष्ट कर दिया था, ठीक है ना। खेती को किसने नष्ट कर दिया था? टिड्डियों ने उसको नष्ट कर दिया था। तो इसलिए सरकार ने उसको अभावग्रस्त घोषित कर दिया। मैं आपको बताऊं, सरकार इसको अकाल नहीं बोल सकती, क्योंकि सरकार की दृष्टिकोण में अकाल नाम का कोई शब्द नहीं होता। सॉरी, शब्द होता है लेकिन अकाल की जगह उन्होंने अभाव ले रखा है। क्या ले रखा है? अभाव। तो इसको अकाल भी बोल सकते हैं, अभाव भी बोल सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है सरकार ने इनको घोषित कर दिया था अभावग्रस्त, और उनको यह अलग अलग सुविधाएं दी गई थी। कुल मिलाकर 908 गाँव जो है इसमें सम्मिलित थे। और जिले कौन कौन से थे आप इनको याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिले आ सकते हैं, जिले दोबारा
दोबारा से देखिए, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जालौर है, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली और सिरोही। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 जिले थे और 908 गांव थे। ठीक है ना, इस बात को आप याद रख लेना, 8 जिले और 908 गांव थे जिसमें टिड्डियों का आक्रमण हुआ था और पश्चिमी राजस्थान के थे। अगला हम समझिए क्या पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक है अकाल के प्रभाव को कम करने के सुझाव। अब सरकार तो कर सकती है, लेकिन हम इनमें क्या सुझाव दे सकते हैं। देखिए, अकाल के प्रभाव को कम करने के 2 सुझाव होते हैं। कितने सुझाव होते हैं? वैसे 2 सुझाव होते हैं। एक तो आपके होते हैं अल्पकालीन सुझाव। कैसे होते हैं? अल्पकालीन सुझाव जो कम समय के लिए दिए जाते हैं, और दूसरा होता है आपका दीर्घकालीन सुझाव। कैसे होता है? दीर्घकालीन सुझाव जो लंबे समय के लिए दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्पकालीन सुझाव क्या होते हैं, यानी कि अल्पकालीन सुझाव कौन कौन से थे, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन सुझाव। देखिए, अल्पकालीन में क्या है? अल्पकालीन में यानी कि राहत कार्यों में जन सहभागिता निभाना। जो लोग, देखिए राहत कार्य सरकार तो देगी, लेकिन लोगों को भी क्या चाहिए? लोगों को भी चाहिए कि वो सरकार की क्या करें? सहायता करें, सरकार के हर काम में सहायता करें। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सहायता, जिस सरकार की सहायता लोग नहीं करेंगे तो पूरे सरकार का भी काम करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अगला है प्रयासरत संस्थाओं को समुचित समन्वय। यानी कि समन्वय का मतलब होता है भाई सब मेलजोल। जो संस्थाएं इसके लिए जो प्रयासरत है, यानी कि सूखा और अकाल के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं, उनका मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है। उनका मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है। अगला है आपका वार्षिक योजनाओं में नियमित प्रावधान होना चाहिए। मतलब सरकार जो है वार्षिक योजना बनाए, क्या बनाए? वार्षिक योजना बनाए और उसमें नियमित प्रावधान रखे। मतलब कुछ बात तथ्यात्मक रखे। तथ्यात्मक मतलब जैसे ये कहे कि 12 मार्च को ये काम होने वाला है इस योजना में, 12 मार्च को या फिर 24 मई को ये काम होने वाला है, और इस तरह से इसमें इतनी जनधन की हानि हुई, इतने लोग हैं। तो जो फायदा जो सरकार दे सकती है जिन योजनाओं के माध्यम से, वो नियमित उनमें प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12 मई की दे दिया है लेकिन हो रहा है आपका लगभग जून जुलाई अगस्त में पहुंच गया, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है डी। क्या है? राहत कार्यों को निर्धारित क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समय पर निर्धारित करना। जो राहत कार्य हैं, यानी कि किस क्षेत्र को किस प्रकार की राहत मिलनी चाहिए। सपोज किए जैसलमेर वाला क्षेत्र है, सपोज किए कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर वाला क्षेत्र है, और वहाँ पर किस तरह की अकाल पड़ गया? वहाँ पर पड़ गया अन्न वाला अकाल। अगर वहाँ पर अन्न अकाल पड़ गया तो वहाँ पर किसकी जरूरत है? वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जल की जरूरत होगी, जल की जरूरत तो हो नहीं सकती, तो किस तरह की आवश्यकता है? वहाँ पर अन्न की आवश्यकता है भाई साहब। तो वहाँ पर अन्न की आवश्यकता है तो सरकार को चाहिए कि वो अन्न दे। ऐसा नहीं है आवश्यकता तो अन्न की है लेकिन क्या बांट रही है? जल बांट रही है, या फिर आवश्यकता जल की अन्न बांट रही है। तो लोग तो इस तरह से हमको नहीं होना चाहिए। जितने भी प्रावधान है, जितनी सरकार संस्थाएं बना रही है, वो आवश्यकता के अनुरूप बनानी चाहिए। इसका मतलब ये है। उसके बाद दीर्घकालीन उपाय क्या होते हैं समझिए। दीर्घकालीन उपाय पहला पॉइंट है, यानी कि मरुस्थल के प्रभाव को मरुस्थल के प्रभाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। यानी वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। वृक्षारोपण एक लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि आज लगा दिया कल वृक्ष बड़ा हो गया मरुस्थल रुक गया। तो ये दीर्घकालिक उपाय है। ठीक है। अगला पॉइंट है अपना सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ही हम बोरवेल खुदवा करके आज ही तुरंत कर देंगे तो सिंचाई सुविधा, या फिर आज ही हम नहर का विकास कर देंगे, आज ही हम नदियों का विकास कर देंगे, नहरों का जो है विभाजन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसमें लंबे समय का जो है काम चलता है, इसलिए दीर्घकालीन व्यवस्था है। उसके बाद पर्यटनों को बढ़ावा देना। पर्यटन जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए। लंबे समय तक पर्यटन जो है हमारी आवागमन होना चाहिए, ताकि पर्यटन आवागमन रहेंगे तो हम जो है वस्तुओं का हम जो स्थान है, जो सार्वजनिक स्थान है, उनका हम विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनका हम विशेष ध्यान रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कृषि वानिकी एवं चारागाह भूमि का विकास पर प्रोत्साहन करना चाहिए। जो कृषि वानिकी क्या होता है? जो कृषि वाला क्षेत्र है और वनों वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो चारागाह हैं उन पर तो होनी चाहिए रोक। क्या होनी चाहिए? रोक। और साथ में चारागाह की जो अलग से जो भूमि है ना, वहाँ पर सिर्फ चारागाहों के लिए ही चारा बोना चाहिए, और ताकि जो हमारी वन वाला क्षेत्र है उनका दोहन ना हो सके, उनका विदोहन ना हो सके। इसलिए चारागाहों की एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो है कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं। और एक इसमें पॉइंट एक और है, जिससे कि हमारा इस तरह से हम रोक सकते हैं। यदि ग्रामीण की अर्थव्यवस्था, देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विविधीकरण का प्रयास करना चाहिए। ये पॉइंट हमसे रह गया था, समझे इस पॉइंट का। इसका अर्थ क्या होता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था होती है गांव में, ये आर्थिक जो अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी होती है? कमजोर होती है भाई साहब। कैसी होती है? कमजोर होती है आर्थिक अर्थव्यवस्था। तो इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? बेहतर इसलिए बना सकते हैं कि इसमें जो विविधीकरण होना चाहिए, यानी कि गांव में किस प्रकार की आवश्यकता है, वो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि गांव में किस नल की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, या फिर स्कूल की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है, वो सारा कुछ इसमें होना चाहिए। और हमें प्रयास करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर तो गाँव है लगभग इसके 1 किलोमीटर तक, लगभग इसके 1 किलोमीटर तक, 0.5 किलोमीटर तक जो स्कूल या फिर जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाँव है बहुत दूर, ऐसा
ऐसा नहीं जैसे जैसलमेर में होता है, गांव होता है कम से कम 15 किलोमीटर दूर और स्कूल होता है इतनी दूर। तो इस तरह से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा इस तरह से या कोई विद्यार्थी जो इस तरह से जाने में कठिनाइयाँ उठाएगा तो बहुत सारे लोगों का जो है स्कूलों में जाने के लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसके कुछ प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तो फिर आप छोड़ ही दीजिए, अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए प्रश्न भी करवा दूंगा, कौन कौन से प्रश्न इस पर बनकर आते हैं तो सारा कुछ मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो हमारा जो टॉपिक है राजस्थान में सूखा प्लस अकाल वाला जो टॉपिक है वो हो चुका है अपना फिनिश। आप इसमें जो नोट्स हैं इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना और अपनी जो नोटबुक है इसमें इनको बना लेना, ठीक है, नोटबुक में इनको बना लेना। और आपसे आशा है शायद आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा, और आपसे उम्मीद भी है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। देखिए मैं आपको पढ़ाते समय कभी भी सब्सक्राइब और लाइक की नहीं बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है तब बोलता हूँ, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और लाइक भी कर दिया करो। इतना बड़ा चैनल तो नहीं, छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ और RS लेवल के जो आपके लिए नोट्स मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। इनमें से जहाँ तक की बात है सारा क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो आप इनके बेस पर भी कर आओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि जब आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा ना तो आप कोई भी बुक उठा लो, या फिर आप लक्ष्य की बुक उठा लो या आप चेतक की बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आप उसको समझ नहीं सकते, आप उसको पढ़ नहीं सकते। यदि आप इनको पढ़ लोगे ना पहले तो आप बुक को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो ना, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।